हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज से हम आपके आगामी आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, चाहे आप लेबर इंस्पेक्टर का पेपर दे रहे हो, हॉस्टल वार्डन या एडीओ, या आपके लिए आरआई पटवारी, जो भी एग्जाम है उसके लिए हम छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे बहुत बड़ा है। आपको व्यापम या पीएससी में किन चैप्टर से क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, उन सब चीज का निचोड़ यहां मैं आपको क्लास में दूंगा। और जितने भी, मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि आप जितने भी एग्जाम देंगे, अगर इकोनॉमिक सर्वे से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो भी चीज यहां पर मैं बताऊंगा उससे बाहर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आपको पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने से अच्छा है जितनी चीजें यहां पर मैं बता रहा हूं, अगर आप उन चीजों को भी अच्छे से रिवाइज करके जाते हैं तो आपका इकोनॉमिक सर्वे से जो भी प्रश्न पूछा जाए आपसे बन जाएगा। और आपके आगामी जितने भी एग्जाम है, लेबर इंस्पेक्टर में 2 से 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे के आएगा, वार्डन में 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, आरआई में 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। यानी ये इकोनॉमिक सर्वे जो हम कवर करने वाले हैं आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे का पहला चैप्टर आर्थिक समीक्षा या आर्थिक स्थिति, इसको मैं यहां पर कवर करूंगा। और आने वाली क्लासों में हम सभी जितने भी चैप्टर आपके इकोनॉमिक सर्वे के पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन सभी चैप्टर को हम कवर कर लेंगे। साथ ही हमारी पेड क्लासेस भी चल रही हैं, चाहे लेबर इंस्पेक्टर की हो, हॉस्टल वार्डन की हो। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे आप केवल श्रम पार्ट जो लेबर इंस्पेक्टर का है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, या केवल आपका बाल मनोविकास जो वार्डन के सिलेबस में केवल वो ज्वाइन भी करना चाहते हैं, तो वो दोनों ही हमारे ऐप में अवेलेबल है। नीचे डिटेल दी गई है, आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नीचे ऐप की लिंक भी मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में, आप वहां से भी जाकर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम जो पार्ट कवर करेंगे वो है आपका इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट, और ये बिल्कुल फ्री क्लासेस है आपके लिए यूट्यूब में। आप इसका अच्छे से नोट्स बनाइए और पेपर के लिए अपने आप को मजबूत करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आपके रिस्पांस के ऊपर ही हम इन क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपका इस रिस्पांस अच्छा रहा, आपको चीजें पसंद आ रही हैं, तो हम इसमें और मेहनत करेंगे और आपके लिए और बेहतर कंटेंट इसके लिए लाएंगे। और साथ ही आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए जो आपके करंट अफेयर की भी क्लासेस, हम जल्द ही क्लास यहीं पर चालू करेंगे यूट्यूब में, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी क्लास अवेलेबल हो जाएगी। तो आप सपोर्ट करते रहे, हम आपके लिए भी सपोर्ट करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आर्थिक स्थिति या आर्थिक समीक्षा। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पढ़नी है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 2021-22 में 8.7% थी। विकास दर का मतलब हमारी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो 2021-22 में 8.7% हमारी विकास दर थी, यानी 2020-21 की अपेक्षा 21-22 में 8% की वृद्धि हुई थी। जबकि 2022-23 में यह विकास दर केवल 7% की रही है। तो याद रखिएगा, 2022-23 में भारत की जो विकास दर है वो 7% की है। ये वाला डेटा याद करना है। भले ये डेटा आपको याद करना हो या ना करना हो, इस डेटा को याद रखिएगा। 2022-23 में भारत की विकास दर 7% की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला डेटा देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 2.55 करोड़ है, जो भारत में 16वां स्थान है। यानी जो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है वो 2.5 करोड़ है, लगभग 2.55 करोड़। और जनसंख्या के हिसाब से भारत का, छत्तीसगढ़ का 16वां स्थान आता है भारत में। ये चीज याद रखिएगा। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% है। यानी अगर मैं बोलूं, अगर छत्तीसगढ़ की जो 2.55 करोड़ है, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है, 2.55 करोड़ है, तो ये 2.55 करोड़ भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 2.11% है। इस चीज को याद रखेगा, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% है। ये चीज याद रखिएगा। यानी आप ये बोल सकते हो, भारत में रहने वाली कुल जनसंख्या के 2% लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, ये आप बोल सकते हो। अगला देखें, राज्य की यानी छत्तीसगढ़ की कार्य सहभागिता दर। कार्य सहभागिता दर क्या होती है भैया, जो एज होती है काम करने की। तो गवर्नमेंट के हिसाब से जो एज होती है वो काम करने की, वो 16 से 64 वर्ष मानी गई है। 16 से 64 वर्ष की एज ऐसी होती है जिसमें
काम किया जाता है। ठीक है, लोग रोजगार ढूंढते हैं, रोजगार में लगते हैं, ये काम करने की उम्र होती है कि इस उम्र में आइडियल रूप से काम किया जा सकता है, इससे बड़े उम्र में या इससे छोटे उम्र में काम नहीं किया जा सकता। तो हमारा कार्य सहभागिता दर क्या है कि 16 से 64 आयु वर्ग के जितने भी लोग काम कर सकते हैं उसमें से केवल 47.68% लोग ही काम कर रहे हैं, यानी रोजगार में हैं। बाकी लोग रोजगार में ही नहीं है। यानी आप बोल सकते हो कि लगभग लगभग 52% लोग हमारे कोई भी रोजगार में नहीं है, यानी उनके काम करने की उम्र है लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। तो कार्य सहभागिता दर 16 से 64 वर्ष के आयु वर्ग के जितने भी लोग हैं छत्तीसगढ़ में, उनमें से केवल 47% लोग ही काम कर रहे हैं, बाकी लोग काम नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव के अनुसार। मैं आपको आने वाली आगे की क्लासों में दो तरीके का मूल्य होता है, एक होता है स्थिर मूल्य और एक होता है प्रचलित मूल्य। तो ये मैं आने वाली क्लासों में आपको ये समझाऊंगा। आज की क्लास क्योंकि बेसिक क्लास है तो मैं इसको नहीं समझाऊंगा, स्थिर भाव क्या होता है, प्रचलित भाव क्या होता है, ये आने वाली क्लासेस में आपको ये सब चीज में डिटेल में समझाऊंगा। तो छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी, जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी क्या होता है, छत्तीसगढ़ की सीमा के भीतर, छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक सीमा है उसके भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होगा वो हमारा जीएसडीपी है। यानी एक वित्तीय वर्ष में, एक वर्ष में हमारे छत्तीसगढ़ की सीमा के भीतर जितनी भी वस्तु या सेवा उत्पादित हुई है उसका जो कीमत है, उसका मौद्रिक मूल्य जो है, अंतिम मौद्रिक मूल्य, वही हमारा जीएसडीपी है। तो अगर मैं देखूं जीएसडीपी की वृद्धि दर देखूं 2012-13 से, जीएसडीपी की वृद्धि दर अगर मैं देखूं 2012-13 से 2022-23 तक, 2012-13 से 2022-23 तक, तो ये औसत वृद्धि दर कितनी है, 5.73%। ये डेटा को आपको याद रखना है कि 2012-13 से 2022-23 तक हमारी जीएसडीपी की जो औसत वृद्धि दर है वो है 5.73%। ये डेटा आपको याद रखना है। फिर से बोल रहा हूं, 2012-13 से 2022-23 तक हर वर्ष की वृद्धि दर अलग अलग है। तो टोटल वृद्धि दर, औसत वृद्धि दर कितनी है, तो औसत वृद्धि दर 2012-13 से 22-23 तक 5.73% की है, इसको याद रखना है। तो ये डेटा आपको याद रखना है। और कौन सा डेटा याद रखना है भाई, 2022-23 में वृद्धि दर कितनी है छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी में, तो 2022-23 में छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी में जो वृद्धि दर है वो 8% अनुमानित है, 8% अनुमानित है। यानी जो पिछले साल हमारी जीएसडीपी थी उससे 8% की वृद्धि हो जाएगी इस बार। यानी अगर पिछले साल 100 रुपए अगर छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी थी तो उसमें 8% की वृद्धि हो जाएगी, तो कितना, इस साल 108 रुपए की आपकी जीएसडीपी हो जाएगी। यानी पिछले साल हमारी जीएसडीपी अगर 100 रुपए थी तो 8% की वृद्धि हुई, तो इस वित्तीय वर्ष में हमारी जीएसडीपी कितना होना अनुमानित है, 108 रुपए, यानी 8% की वृद्धि हो गई। तो यही यहां पर बोल रहा है 2022-23 में जीएसडीपी में वृद्धि दर कितना अनुमानित है, 8% का अनुमानित है। अगर और कौन सा डेटा आपको याद रखना है, इसमें आपको यह डेटा याद रखना है कि सर्वाधिक वृद्धि दर कौन से वर्ष में रही थी। तो वर्ष 2016-17 ऐसा वित्तीय वर्ष था, 2016-17 ऐसा वित्तीय वर्ष था जिसमें हमारी जीएसडीपी की वृद्धि दर सर्वाधिक थी, 12.13%। याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितने प्रतिशत थी, बस ये याद रखने की जरूरत है कि 2016-17 में जीएसडीपी की वृद्धि दर सर्वाधिक थी। कौन से वर्ष में, 2016-17 में। और कौन से वित्तीय वर्ष में हमारी जीएसडीपी की वृद्धि दर सबसे कम थी, वो है आपका 2020-21। 2020-21 एक ऐसा वर्ष था जब हमारी जीएसडीपी बढ़ने की जगह घट गई थी, यानी -1.80%, यानी ऋणात्मक वृद्धि दर। तो आपसे पेपर में क्या पूछा जाएगा, जीएसडीपी में ऋणात्मक वृद्धि दर कब देखी गई, तो आपका आंसर होगा 2020-21 में। यानी अगर मान लेते हैं 2019-20 में अगर जीएसडीपी 100 रुपए थी, हमारी जीएसडीपी 100 रुपए थी, तो 2020-21 में, 2020-21 में इसमें 1.81% की कमी हो गई, 1.81% की
कमी हो गई, यानी हमारी जीएसडीपी 98 पहुंच गई, लगभग 98.19 पहुंच गई। जो 100 रुपए थी उसमें 1.81% की गिरावट आई और ये ऋणात्मक वृद्धि दर में चला गया। क्यों? कोरोना का काल। ठीक है, तो यहां पे आपका कोरोना काल के आसपास का समय है, यहां पे हमारी जीएसडीपी बढ़ने की जगह घटने लग गई। क्लियर है? तो कौन कौन सा आंकड़ा याद रखना है? औसत वृद्धि दर 5.73%। इस साल कितना वृद्धि दर अनुमानित है? 8%। कब मैक्सिमम वृद्धि दर रही? 2016-17। कब ऋणात्मक या न्यूनतम वृद्धि दर रही? 2020-21। बस ये आंकड़ा याद रखना है और डेटा याद आपको ये वाला करना है, 8% और 5.73%। अब देखिए, कोई भी जीएसडीपी होती है, हमारी जीएसडीपी में 3 क्षेत्र होते हैं। जीएसडीपी में अगर आप देखेंगे तो जीएसडीपी 3 क्षेत्रों से मिलाकर निकलती है, यानी जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो 3 क्षेत्र से मिलकर बनता है। पहला होता है कृषि क्षेत्र, दूसरा होता है उद्योग क्षेत्र और तीसरा होता है आपका सेवा क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र मिलाकर जीएसडीपी का गठन करते हैं या जीएसडीपी बनाते हैं। कौन कौन सा? कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। अब यहां पर इन्हीं क्षेत्रों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र भी बोला जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलते हैं? ऐसा क्षेत्र जिसमें हमको किसी काम को करने के लिए रॉ मटेरियल प्राप्त होता है, जैसे कि कृषि, वन, मत्स्य पालन, ये सब क्या है भाई? यहां से हमको रॉ मटेरियल प्राप्त होता है किसी भी काम को करने के लिए। तो जैसे कृषि से फसल मिलेगा, ठीक है। खनन व उत्खनन, खनन व उत्खनन से आपको क्या मिलेगा भाई? खनिज वनिज मिलेगा। तभी तो आप आगे चलकर उन खनिजों का प्रयोग करके स्टील कुछ निर्माण करोगे, लोहे का निर्माण होगा, कुछ निर्माण होगा, तो वो सब आगे चलकर होगा। तो आपका ऐसा क्षेत्र जहां से हमको किसी काम को करने के लिए रॉ मटेरियल प्राप्त होता है उसको हम प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। अब जो रॉ मटेरियल प्राप्त हुआ उस क्षेत्र का, उस रॉ मटेरियल का प्रयोग हम किसमें करते हैं? निर्माण कार्य में, विनिर्माण कार्य में। विद्युत, कोयला मिलेगा, कोयला जैसे प्राथमिक क्षेत्र, खनन उत्खनन से हमको कोयला मिला। अब कोयले से हमने क्या किया? विद्युत का निर्माण किया, तो विद्युत क्या हो गया? द्वितीयक क्षेत्र हो गया। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो भी हमको रॉ मटेरियल प्राप्त हो रहा है उस रॉ मटेरियल का प्रयोग करना द्वितीयक क्षेत्र में होता है। यानी द्वितीयक क्षेत्र में वो चीजें आती हैं जो रॉ मटेरियल का प्रयोग करती है, जैसे कि निर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र से हमको फसल के रूप में टमाटर मिला, हमने विनिर्माण क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग करके हमने सॉस बना दी। तो जो रॉ मटेरियल मिल रहा है वो प्राथमिक क्षेत्र, और उस रॉ मटेरियल से जो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है वो द्वितीयक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र, जिसमें हम जो भी सेवा लेते हैं, बैंकिंग सेवा, लोक प्रशासन सेवा, कोई भी सेवा ले रहे हैं, परिवहन, सब सेवा, जितनी भी सेवाएं होती है वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर मैं प्राथमिक क्षेत्र बोलूं तो खनन व उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र का भाग होता है। अगर मैं प्राथमिक क्षेत्र बोलूं तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि भी आती है, मत्स्य पालन भी आता है, पशुपालन भी आता है, वन भी आता है और साथ साथ खनन व उत्खनन भी आता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र अगर मैं बोलूं तो खनन व उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र का भाग है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र से हमको रॉ मटेरियल मिलता है, तो खनन व उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र का भाग है। लेकिन अगर मैं केवल कृषि क्षेत्र बोलूं, कृषि या उससे संबंधित क्षेत्र बोलूं, तो कृषि व उससे संबंधित क्षेत्र में खनन व उत्खनन नहीं आएगा। केवल ये 4 चीजें को मिलाकर हम कृषि व संबंध क्षेत्र बोलेंगे। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि खनन व उत्खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है और आपको ऑप्शन दे रहा है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, तो आपका आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। लेकिन अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है खनन व उत्खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है और आपको ऑप्शन दे रहा है कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, तो आपका आंसर होगा उद्योग क्षेत्र। यह चीज को स्पष्ट रखिएगा, ध्यान से रखिएगा। अगर प्राथमिक द्वितीयक में पूछ रहा है तो खनन व उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, लेकिन अगर वो कृषि व उद्योग क्षेत्र करके पूछ रहा है तो खनन व उत्खनन उद्योग क्षेत्र के भाग में आएगा। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और अब देखते हैं हम छत्तीसगढ़ के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी, यानी कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है हमारे जीएसडीपी में, उद्योग क्षेत्र की कितनी है और सेवा क्षेत्र की कितनी है। तो अगर मैं 2022-23 में देखूं तो 16.91%, 16.91%, यानी हमारे जीएसडीपी अगर मान लेता हूं 100 रुपए है
तो 100 में से 16 रुपए हमको केवल और केवल कहां से प्राप्त हो रहा है? कृषि क्षेत्र से। सेम चीज 49.88% किससे प्राप्त हो रहा है? उद्योग क्षेत्र से। 49.88% किससे प्राप्त हो रहा है? उद्योग क्षेत्र से। यानी अगर हमारी जीएसडीपी 100 रुपए है तो 49 रुपए हमको उद्योग क्षेत्र दे रहा है। सेम चीज सेवा क्षेत्र कितना है? 33.21%। यानी अगर हमारी जीएसडीपी 100 रुपए है तो 33 रुपए हमको सेवा क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है। तो पेपर में क्या क्वेश्चन पूछेगा? छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किस क्षेत्र की है? तो कौन से क्षेत्र की है भाई? उद्योग क्षेत्र की। छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी में सर्वाधिक हिस्सेदारी किस क्षेत्र की है? उद्योग क्षेत्र की आपका आंसर होगा। अगर आप यहां पर आप एक चीज गौर करें, 2011-12 में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 18% थी, 2011-12 में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 47% थी, 2011-12 में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 34% थी। अब आप देखिए 2022-23 में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी घट रही है, 18 से 16 हो गई। सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी घट रही है, 34 से 33 हो गई। लेकिन उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी जहां 47 थी अब वो बढ़ के 49% हो गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, तो वो कौन सा क्षेत्र है भाई? उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी। आप देख सकते हैं ये दोनों घट रहा है, जबकि उद्योग क्षेत्र 47 से 49 पहुंच गया है। तो ये भी डेटा भी आपसे पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्तमान में कितनी है? 16.91%, उद्योग क्षेत्र में 49.88%, सेवा क्षेत्र में 33.21। अगर आपको बोलेगा जीएसडीपी की हिस्सेदारी के हिसाब से आप जो है इन क्षेत्रों को क्रम से लगाइए, घटते क्रम में लगाइए, तो सबसे पहले किसका आएगा? उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक है, उद्योग के बाद आएगा सेवा क्षेत्र और सेवा के बाद आएगा कृषि क्षेत्र। ऐसा ये क्रम होगा, आपका याद रखिएगा, घटते क्रम में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया कृषि क्षेत्र में किसको किसको लेते हैं? फसल, पशुपालन, वन और मत्स्य पालन कृषि क्षेत्र में आता है। उद्योग क्षेत्र में खनन व उत्खनन, विनिर्माण, निर्माण, विद्युत गैस, जलापूर्ति, ये आपका किस में आता है? उद्योग क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र में होटल, बैंकिंग, परिवहन व अन्य सेवा क्षेत्र में आते हैं। अब हम देखते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी का क्या प्रभाव रहा है भाई? कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी किस तरीके की रही है? तो अगर मैं देखूं 2016-17 से 2022-23 तक, अगर मैं ये आपका चार्ट बना हुआ है 2016-17 से 2022-23 तक, तो 2016-17 में जो कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी थी, वृद्धि दर थी कृषि क्षेत्र में, यानी अगर 100 रुपए कृषि से आ रहा है तो 2016-17 में उसके मतलब 21% बढ़ गया। यानी कहने का मतलब यह वृद्धि दर का मतलब कृषि क्षेत्र से जो पैसा आ रहा है 2015-16 में जितना पैसा आया उससे 21% की बढ़ोतरी पैसों में हो गई। कब? 2016-17 में। तो आपसे पूछे कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर कब सर्वाधिक रही है, तो 2016-17 में सर्वाधिक रही है 21.28%। बस ये वाला आंकड़ा आपको याद होना चाहिए। 2016-17 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक थी। न्यूनतम या ऋणात्मक वृद्धि दर कृषि क्षेत्र में कब रही है? 2017-18 में। क्यों? सूखा पड़ गया था। सूखा पड़ने के कारण 2017-18 में जो कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर थी वो ऋणात्मक हो गई, -10.90%। तो आपसे ये डेटा नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर कब ऋणात्मक रही है या न्यूनतम रही है, तो 2017-18 में न्यूनतम रही है। अगर वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी है? वर्तमान में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 5.93% है। ये आला आंकड़ा याद रखना, वर्तमान में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 5.93% है, जबकि 2012-13 से 2022-23 तक औसत कृषि क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? 5.31% की औसत वृद्धि दर कृषि क्षेत्र में रही है। ये आंकड़ा भी याद रखिएगा। वर्तमान में कितना है? सर्वाधिक कितना कब रहा, न्यूनतम कब रहा और औसत कितना रहा? 5.31% की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी। हमने कृषि क्षेत्र देख लिया, उद्योग क्षेत्र की अगर हम देखेंगे तो उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी कब सर्वाधिक रही है? 2018-19 में। 2018-19 में उद्योग क्षेत्र की जो वृद्धि दर थी वो 16.29% वृद्धि दर थी। यानी 2017-18 में जितना पैसा उद्योग क्षेत्र से आया 2018-19 में उसमें 16% की वृद्धि हो गई और 2018-19 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 16.29% थी, जो कि सर्वाधिक वृद्धि दर है। तो ये वाला आंकड़ा आपको सन याद होना चाहिए। न्यूनतम वृद्धि दर 2020-21 में
उद्योग क्षेत्र की न्यूनतम वृद्धि दर 0.44% रही है। क्यों? कोरोना का काल था, उद्योग बंद हो गए थे, तो इसलिए वृद्धि दर यहां पर क्या हो गई, कम हो गई, 0.44% की आई। तो न्यूनतम वृद्धि दर कब रही? 2020-21 में। मैक्सिमम वृद्धि दर कब रही? 2018-19 में। यह आंकड़ा दोनों याद नहीं करना है, बस सन याद रखना है। आगे देखिए 2022-23 में, 2022-23 में कब वृद्धि दर कितनी है? 2022-23 में उद्योग क्षेत्र की जो वृद्धि दर है वो है 7.83%। याद रखिएगा 2022-23 में उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर 7.83% और औसत वृद्धि दर 2012-13 से 22-23 तक 6.34%। उद्योग क्षेत्र की औसत वृद्धि दर 2012-13 से 22-23 तक 6.34% है। 2022-23 में तो आपका उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर 7.83% है। यह आंकड़ा याद रखना है और बाकी दो का सन याद रखना है, कब सर्वाधिक रही कब न्यूनतम रही। अब हम देख लेते हैं सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर का आंकड़ा। तो सेवा क्षेत्र की अगर मैं वृद्धि दर देखूं तो सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 2019-20 में, सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 2019-20 में 10.82% रही है, जो कि सर्वाधिक है। तो सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर कब सर्वाधिक रही? 2019-20 में। कब न्यूनतम रही या ऋणात्मक रही? 2020-21 में। सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 2020-21 में ऋणात्मक रही, न्यूनतम रही। क्यों ऋणात्मक रही? भाई कोरोना काल था तो होटल तो बंद थे, कोरोना काल था, परिवहन तो बंद था, तो यहां पर आपका वृद्धि दर क्या हो गई? ऋणात्मक हो गई, -4.41%। तो ये दोनों का सन याद रखना है, ये दोनों कब सर्वाधिक रही कब ऋणात्मक रही। और साथ ही साथ 2022-23 में सेवा क्षेत्र की जो वृद्धि दर है वो 9.21% है। सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 9.21% है, जबकि 2012-13 से 2022-23 तक सेवा क्षेत्र की जो औसत वृद्धि दर रही है वो रही है 5.37%। सेवा क्षेत्र की जो औसत वृद्धि दर रही है 5.37%। ये आंकड़ा और ये आंकड़ा याद रखना है, बाकी वो दोनों का केवल सन याद रखना है, कब मैक्सिमम रही कब मिनिमम रही। अब मैं थोड़ा सा आपको धान खरीदी के बारे में बता देता हूं, जो कि इकोनॉमिक सर्वे के पहले चैप्टर में लिखा हुआ है। धान खरीदी कब से कब हुई है भाई? धान खरीदी 1 नवंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक धान खरीदी हुई है। याद रखिएगा 1 नवंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक हमारी धान खरीदी हुई है। 2022-23 यानी इस वर्ष पंजीकृत किसानों की संख्या थी 24.98 लाख। याद रखिएगा 24.98 लाख लोगों ने अपने धान को बेचने के लिए पंजीयन कराया था। और धान खरीदी का जो लक्ष्य रखा गया था वो था 110 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया था। याद रखिएगा धान खरीदी का जो लक्ष्य रखा गया था 110 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन खरीदी लगभग 108 लाख मीट्रिक टन के आसपास हुई है। उसको मैं नीचे आपको बताऊंगा कि यहां पर पंजीकृत किसान थे 24.98 लाख, जिसमें से धान खरीदी 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था। जबकि 2021-22 में पंजीकृत किसानों की संख्या थी 23.90 लाख और धान खरीदी हुई थी 97.98 लाख मीट्रिक टन की। अगर मैं देखूं तो कितने पंजीकृत किसानों की संख्या में कितने किसानों की बढ़ोतरी हुई है? 2 लाख किसानों की बढ़ोतरी हुई है लगभग पंजीकृत किसानों में। 23.90 से ये 24.98 गया है, तो लगभग 2021-22 की तुलना में 2.01 लाख किसानों की लगभग वृद्धि हुई है। इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं पिछले कुछ वर्षों में हुई धान खरीदी। तो ये वर्षों के आंकड़े लगातार आप देख रहे हैं, धान खरीदी यहां पर बढ़ती हुई जा रही है। 2022-23 में 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन एक्चुअल खरीदी कितनी हुई है? 107.51 मीट्रिक टन, यानी लगभग 107 लाख मीट्रिक टन, 107 लाख मीट्रिक टन, 107.51 लाख मीट्रिक टन। याद रखिएगा यहां पर मीट्रिक टन लिखा है, इसको लाख जोड़ लीजिएगा। लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है, ये एक्चुअल आंकड़ा है, याद रखिएगा। अब यहां से आपसे पेपर में और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? आपसे यह पूछा जा सकता है कि 2022-23 जो धान खरीदी हुई है, धान उपार्जन केंद्रों की संख्या कितनी है? यानी जो धान खरीदी जहां जहां हुई है, टोटल धान उपार्जन केंद्र कितने हैं? 2497 टोटल धान उपार्जन केंद्र है जहां पर धान खरीदी की व्यवस्था की गई थी। जब धान खरीदी शुरुआत हुई थी तो 775 उपार्जन केंद्रों से शुरुआत हुई थी, लेकिन धान खरीदी के दौरान पूरे केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 2497 आपकी धान उपार्जन केंद्र कर दिए गए थे। नोट, तुहर हाथ ऐप का संबंध धान खरीदी से याद रखिएगा।
तुअर हाथ ऐप जो है वो धान खरीदी से संबंधित है। अब यहां पर एक और याद रखिएगा, खरीफ वर्ष 2022-23 में 1 नवंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक मक्के की भी खरीदी हुई है। याद रखेंगे यहां पर केवल धान खरीदी नहीं, छत्तीसगढ़ में मक्के की भी खरीदी हुई है। कब? 1 नवंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक 120.9 टन ये आपका क्या है, मक्के की भी खरीदी हुई है। इन चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा न्यूनतम समर्थन मूल्य बता देता हूं कि धान और मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है जिसमें खरीदी हुई है। तो याद रखेंगे यहां पर धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सामान्य धान है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022-23 में 2040 याद रखिएगा पर क्विंटल था। कितना? 2040। इसके अलावा ग्रेड ए धान का जो आपका यहां पर मूल्य था 2060 याद रखिएगा 2040 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से यहां पर धान खरीदी हुई थी। और जो सामान्य धान था उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 था, जबकि ग्रेड ए धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो 2060 था। ये चीज याद रखिएगा, ये आपके पेपर में याद रखना है। पर क्विंटल के हिसाब से आंकड़ा है 2040 रुपए पर क्विंटल, 2060 रुपए पर क्विंटल। ये आपका सामान्य धान का है, ये आपका आप बोल सकते हो कि ग्रेड ए धान का है। और मक्के का अगर मैं न्यूनतम समर्थन मूल्य देखूं तो मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1962 रुपए पर क्विंटल है। 1962 रुपए पर क्विंटल। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल के लिए जारी कौन करता है? CACP याद रखिएगा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस ये क्या करता है? CACP जो रहता है ये न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करता है, मतलब ये तय करता है। और जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति होती है वो CACP की सिफारिश के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है। अगर आपसे पेपर में पूछा जा रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है और आपके ऑप्शन में CACP और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति दोनों ऑप्शन में आ रहा है तो आपका आंसर होगा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति नहीं आ रहा है, CACP आ रहा है सिर्फ, तो CACP को आंसर लेना है। यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है कि कौन सी फसल का मूल्य कितना रखना है? CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइस। और न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कौन करता है? जारी करने का काम आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति का होता है। ये चीज याद रखिएगा, फूड इंस्पेक्टर ये सब पेपर में ये सब चीजें आई हुई हैं। क्लियर? अब यहां पर थोड़ा सा यहां पर ये भी नजर मार लीजिएगा कि कितनी फसलों में MSP जारी हो रहा है। तो यहां के हिसाब से टोटल 24 फसलें आप देख रहे हैं। टोटल देख लीजिए, यहां पे 24 फसलों के नाम है जिसमें आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी हो रहा है। चलिए अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं उचित मूल्य की दुकानें। तो उचित मूल्य की दुकानें क्या होता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली आप देखे होंगे, कोऑपरेटिव्स होती हैं जहां पे आपको न्यूनतम मूल्य पर आपको क्या दिया जाता है? धान दिया जाता है। कोई 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो इस तरीके से मिलता है। ठीक है, तो उचित मूल्य की दुकानें कितनी है छत्तीसगढ़ में? नवंबर 2022 की स्थिति में कुल उचित मूल्य की दुकानें हैं 13,507, जिसमें से शहरी क्षेत्र में कितनी दुकानें हैं? 1678। ग्रामीण क्षेत्र में कितनी दुकानें हैं? 11,829। तो ये दोनों को प्लस कर देंगे तो 13,507 आ जाएगा। तो याद रखिएगा टोटल हमारे यहाँ लगभग 13,000 उचित मूल्य की दुकानें हैं जहां पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो BPL परिवार हैं, APL परिवार हैं, उनको राशन कार्ड के जरिए ये सब धान या खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जाते हैं। अब यहां पर और इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन कितने जिलों में चल रहा है? मिलेट मिशन यानी कि मोटे अनाज के लिए जो मिशन चल रहा है, तो छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन टोटल 14 जिलों में चालू किया गया। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन कितने जिलों में चालू है? तो टोटल 14 जिलों में मिलेट मिशन प्रथम चरण में चालू किया गया है। बस्तर संभाग के 7 जिले इसमें शामिल है, चाहे आप बस्तर बोले, कोंडागांव बोले, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, 7 जिलों में आपका मिलेट मिशन चल रहा है। दुर्ग संभाग में कबीरधाम और राजनांदगांव 2 जिलों में मिलेट मिशन चल रहा है। बिलासपुर संभाग में गौरेला, पिंडरा, मरवाही 1 जिले में मिलेट मिशन चल रहा है। जबकि सरगुजा संभाग में कोरिया, जसपुर, सूरजपुर, बलरामपुर ये 4 जिलों में मिलेट मिशन चल रहा है। तो इस तरीके से टोटल आपके 14 जिलों में मिलेट मिशन छत्तीसगढ़ में चल रहा है। इन चीजों को याद रखिएगा। अब हम यहां पर देख लेते हैं मातृत्व मृत्यु दर कितनी है।
तो एसआरएस रिपोर्ट 2018-20 के अनुसार जो आपकी मातृत्व मृत्यु दर 2001-3 में थी वो थी 379 मातृत्व मृत्यु दर थी। और ये आंकड़ा आपका 1 लाख प्रति जीवित जन्म है। यानी कि अगर कोई माता अपने बच्चे को जन्म दे रही, तो 1 लाख माता अगर बच्चे को जन्म दे रही है तो उसमें से 2001-3 में 379 माताओं की मृत्यु हो जाती थी, जबकि 2018-20 में ये आंकड़ा घटकर 137 हो गया। ये चीज याद रखिएगा कि मातृत्व मृत्यु दर 1 लाख प्रति जीवित जन्म में छत्तीसगढ़ में कितना है भाई, 137। यानी 1 लाख माताएं अगर बच्चे को जन्म दे रही है तो उसमें से 137 माताओं की अभी भी मृत्यु हो जा रही है। इसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। सेम चीज शिशु मृत्यु दर 1000 प्रति जीवित जन्म में। यानी अगर छत्तीसगढ़ में 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनमें से कितने बच्चों की मृत्यु हो जा रही है, तो 1000 जीवित जन्म में वर्ष 2000 में जो आपकी शिशु मृत्यु दर 77 थी, यानी 1000 बच्चे जन्म लेते थे उसमें 77 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। 2022 में यह आंकड़ा घटकर 38 हो गया है। यानी 1000 अभी बच्चे जन्म ले रहे हैं 2022 में, तो 38 बच्चों की मृत्यु हो जा रही है। और 2030 तक ये आंकड़ा जो है मृत्यु दर 15 लाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी जो आपकी शिशु मृत्यु दर अभी 38 है, 2030 तक छत्तीसगढ़ ने प्रयास करने की कोशिश करे, छत्तीसगढ़ ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक शिशु मृत्यु दर को कितना ला दे, 15 लाने का प्रयास चल रहा है। शिशु मृत्यु दर कितना, 15 लाने का प्रयास चल रहा है। तो ये है आपका इकोनॉमिक सर्वे का पहला चैप्टर, जो छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 है, उसका ये पहला चैप्टर है। इतनी ही चीजों को पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है इन चीजों को। तो आपका ये चैप्टर से जितनी चीजें आपसे पेपर में पूछी जा सकती है, सब चीजों को हमने पॉइंट वाइज कवर कर लिया है। हर चीज को मैंने डिटेल में आपको समझा भी दिया है कि कौन सी चीज क्या हो रही है। इतना बस पढ़िए, आपका आर्थिक समीक्षा वाले चैप्टर में इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। और आगे मैं और इसमें क्लास लाऊंगा, आपके रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं तो आगे भी इसमें हम इकोनॉमिक सर्वे की क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे। जो चैप्टर आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर की क्लास हम कवर करेंगे। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सीजीपीएससी नॉलेज का आपका टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको कोर्स कोई भी बाय करना है, हॉस्टल वार्डन, लेबर इंस्पेक्टर या कोई भी आने वाले व्यापम के एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप सीजीपीएससी नॉलेज ऐप इंस्टॉल करें और वहां जाकर कोर्स न्यूनतम दरों में खरीद सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।